नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ईडी पर उठे सवाल की। एक ऐसी जांच एजेंसी जिसकी कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता आया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को खरी खरी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी ने सारी हदें पार की हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। तमाम विपक्ष पहले ही कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में सुप्रीम टिप्पणी ने ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करके एक नई बहस को जन्म दिया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल भी ऐसे जिसका जवाब देना एजेंसी के लिए मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ये मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। दरअसल TSMAC पर शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच ईडी भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तो TSMAC की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी। ईडी ने मार्च में TSMAC मुख्यालय पर छापेमारी के बाद कहा था कि उसे 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। कॉरपोरेशन पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और बार लाइसेंस टेंडर से जुड़ा डेटा मिला है। धोखाधड़ी करके शराब को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने के भी सबूत हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TSMAC पर ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि ये कार्रवाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल है। ईडी के जांच के तौर तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों पर मुहर लगाने जैसी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के ज्यादातर एक्शन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में। लेकिन बीजेपी नेता सरकार का ये कहते हुए बचाव करते हैं कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से बगैर किसी दबाव के काम करती है और ये काम सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार ईडी सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की तारीफ कर चुके हैं। कई मामलों में जमानत देते वक्त अलग अलग अदालतों ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। दरअसल तमिलनाडु केस में आरोप ये भी है कि ईडी ने महिला कर्मचारियों और TSMAC के अधिकारियों का उत्पीड़न किया और तलाशी के दौरान लंबे समय तक हिरासत में रखा। कर्मचारियों के फोन और पर्सनल डिवाइस जब्त कर लिए गए, जो उनकी निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस BR गवई ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से सवाल किया कि कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है। आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इन नेताओं में से 115 नेता विपक्षी दलों के हैं, मतलब 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। 2014 से पहले 2004 तक के मामलों पर गौर करें तो 10 साल में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, जिनमें 13 विपक्षी दलों के नेता थे और उस समय केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA की सरकार हुआ करती थी। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें दिग्गजों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अदालत ने दोषी न मानते हुए जमानत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है। संजय राउत को भी जमानत देते वक्त मुंबई की सत्र अदालत ने ईडी की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सुप्रीम टिप्पणी ने जरूर ईडी की मंशा और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ईडी इन सवालों का जवाब क्या देगा, ये देखने वाली बात होगी।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ईडी को सुप्रीम फटकार लगी है और कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है या कहता है, वो किसी भी एक मामले को लेकर कह रहा हो, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ईडी पर जो विपक्ष हमेशा सवाल उठाते आए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस पर एकदम सही सटीक मुहर लगाती है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि ईडी हो, सीबीआई हो, इसको लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता आया है। वाकई में जहन में बैठ गया था कि ये स्वतंत्र एजेंसियां क्या वाकई सरकार के हस्तक्षेप या किसी और के हस्तक्षेप से काम करती हैं, किसी के कहने पे काम करती हैं। हमेशा ये कहा गया स्वतंत्र हैं, इन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे आए, तमिलनाडु का जो केस था जिस पर सुनवाई हो रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो सवाल उठना लाजमी था। हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मौसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे राजेश रमन। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे परमिंदर कौर। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सुनील मल्लन। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? चलिए, संदीप जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, कांग्रेस भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, तो चर्चा की शुरुआत मैं सुनील जी से करूंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, चलिए, सुनील जी भी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आपने म्यूट किया हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूं इस वक्त। चलिए, शायद नहीं, मेरी ऑडियो शायद नहीं पहुंच रही है। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। परमिंदर जी, सुन पा रही हैं मुझे? जी जी। हाँ, परमिंदर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ईडी का शिकंजा देखा है और तमाम राजनीतिक दल जो हैं, ऐसा कोई दल नहीं है जो इससे बचा हो। और सीधी सी बात है, जब कोई कार्रवाई होती है, जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी होते हैं, क्योंकि आप लोगों भी देखा और पिछली बार भी बहुत चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमने देखी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमिलनाडु के एक मामले को लेकर बात उठाई है या एक फटकार लगाई है ईडी को, उसके बाद क्या माना जाए कि आप लोगों के आरोपों पर ये एक वाकई मुहर लगी है, वाकई हस्तक्षेप होता है काम करने का, या कुछ और? कैसे मानती हैं इस चीज को? राखी जी, एक हमारी सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी करना कि ईडी सीबीआई संघीय ढांचे पर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत ही सीरियस नोट है सुप्रीम कोर्ट का, और रूलिंग पार्टी को इसको बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इट्स अ वेरी ग्रेट एलिगेशन अगेंस्ट दिस एजेंसीज। और देखिए, एजेंसीज अपने आप तो काम कर नहीं रही हैं, उनके पीछे है कौन? सरकार खड़ी है। जब तक सरकार का उनके ऊपर दबाव नहीं होता ही, अब देखिए कितने 5200 केसेस किए हैं ईडी सीबीआई ने, और उसमें से 95% केसेस हुए हैं विपक्षी नेताओं पर, और उसका कन्विक्शन रेट केवल 1% है। तो कुल मिलाकर जितने भी केसेस किए गए हैं सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आप देखिए दिल्ली में जब भी वे कहते हैं कि 100 बार आप एक झूठ बोलिएगा तो वो भी सच मालूम पड़ने लगता है। कैसे दिल्ली की सरकार को आखिरी के 2 सालों में काम करने नहीं दिया। सत्येंद्र जैन 2 साल जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 1 साल रहे, केजरीवाल जी रहे, संजय सिंह रहे, सारे नेताओं को जेलों में डाला। और देखिए पब्लिक मेमोरी में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी। घंटों की जो डिबेट्स चलती हैं न्यूज चैनल्स पे कि ये घोटाले में लिप्त है, तो ऐसा जान पड़ता है मानो झूठ भी सच है। और इनका पूरा जो दारोमदार है इमेज ब्रेकिंग में, जो एक ईमानदार सरकार की इमेज थी, एक ऐसी सरकार जो काम कर रही थी, लोगों के हित में काम कर रही थी, उसको कैसे गिराना है। ये एक मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि राजनीति में एक बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है।
बस पावर में आने के लिए आप इस हद तक एजेंसीज का यूज करेंगे। और अभी आप देखिए तमिलनाडु हो या बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो, सभी जगह इलेक्शंस होने वाले अगले साल। तो इलेक्शंस के मद्देनजर सारी एजेंसी सक्रिय हो जाएंगी, वहां की सरकारों को कटघरे में डालेंगी, जेलों में उनके नेताओं को डालेंगी, ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल फील्ड देना चाहिए कंटेस्ट करने का इलेक्शंस। पर यहाँ जो रूलिंग पार्टी है वो पूरी तरह हावी हो जाती है विपक्ष पर, और उसको ऐसे उनकी कमर तोड़ती है कि वो बिल्कुल उनके सामने खड़े ना हो पाए इलेक्शंस में। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की पॉलिसी अपनाना, और देखिए सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी ऑब्जर्वेशन करता है, मुझे लगता है ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी रूलिंग पार्टी के लिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मुर्तजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इसके पहले सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, सुनील जी शायद कनेक्ट नहीं है। संदीप जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है मैम। हाँ, मुर्तजा जी, मुझे ऐसा लगता है ईडी के शिकंजे से मैंने एक शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि कोई बचा नहीं है राजनीतिक दल, क्योंकि जब भी ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है तो कोई ना कोई इसके शिकंजे में आता ही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, या क्योंकि विपक्ष हमेशा से इस पर सवाल उठाता आया है कि ये सरकार के अधीन काम करती हैं और उनके कहने पर इस तरह की कार्रवाई होती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले पर एक फटकार लगाई है ईडी को, क्या इसे मानते हैं कि आप लोगों के आरोपों पर एक ऐसी मुहर जैसी लगी है, या सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी मामले को लेकर ये बयान है, नहीं हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए? एक बात तो बिल्कुल सही है कि जितनी केंद्रीय एजेंसीज है ये सभी जो है बीजेपी के अंडर में काम कर रही है, प्रेशर में काम कर रही है। एक चीज आप ये मानना पड़ेगा कि जहां पे इलेक्शंस आते हैं उससे पहले ईडी वहां पे पहुंच जाती है, और जो पोजीशन में पार्टी वहां पे अगर कोई रूलिंग पार्टी हो तो उनको दबाने का काम करते हैं। और यही काम जो है तमिलनाडु में हो रहा है। आप सोचिए कि एक जो है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के ऊपर ईडी के रेड होना, आप सोचिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी 42 एफआईआर स्टेट खुद जो है लॉन्च कर चुका है। ये लिकर वाला मामला है, मगर इसमें ये लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक ये वहां के पॉलिटिशियंस को दबाएंगे नहीं। और एक चीज ये है कि साउथ इंडिया का मिजाज कुछ अलग है। यहाँ के लोगों का एक जहन है कि बीजेपी को लेके क्लियर है कि जब इलेक्शन आएंगे तो उससे पहले ईडी आएगी, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु की जनता बखूबी अच्छी तरीके से जानती है कि बीजेपी किस किस्म का गेम प्ले कर रही है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट खुद बता चुका है, आप देखिएगा कल की कैसी टिप्पणी थी, वो सोचने वाली बात है। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी की केंद्रीय सरकार को कम से कम आगे जो है इस किस्म की कार्रवाइयों से बचना चाहिए। आप सोचिए कि ये राहुल जी को, ये सोनिया जी को, किसी को नहीं बख्शते हैं। हत्ता कि दिल्ली में इलेक्शन से पहले जो है आम आदमी पार्टी का पीछा उठाए थे। आज कहाँ गए वो केसेस? और आप देखेंगे कि जहां जहां भी जिस भी स्टेट में कोई बात होगी वो सिर्फ इलेक्शन से पहले है। और आपको याद होगा कि एक गुजरात में एक डिटर्जेंट पाउडर आता था निरमा करके, तो बंद हो गया वो निरमा जाकर के अब जो है नमो डिटर्जेंट पाउडर है, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर के सफेद हो जाता है। तो इनके पास अगर कोई ज्वाइन कर ले तो फिर समझ जाइए कि वो लीडर जो है पाक साफ हो गया और वो बिल्कुल सफेद हो गया। ये उनको लेकर के चलते हैं, वरना ये सब एजेंसी इसको लेकर के डराते हैं। और आज जनता जानती है ये सब चीजों को। चलिए, राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, राजेश रमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। रुद्र प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। रुद्र प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार ईडी को, कितना आप इसको कैसे समझते हैं? मतलब मैं पूछना ऐसे चाहती हूँ कि तमिलनाडु का जो एक मामला था उसको लेकर जब सुनवाई चल रही थी, जो याचिकाएं लगाई गई थी, उस दौरान उन्होंने एक फटकार लगाई ईडी को। इसके पहले कुछ 1-2 मामले ऐसे हुए हैं जहां पर यदि किसी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद प्रथम दृष्टया कोई ऐसे सबूत नहीं मिले या प्रॉपर तरीके से वो दोषी नहीं पाया गया तो उसको जमानत मिल गई। तो जब ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं एजेंसियों पर सवाल आते हैं। ईडी पर तो विपक्ष हमेशा से उठाता आया है, तो ये जो फटकार लगाई गई है इसे किस तरह से देखते हैं? राखी जी, इसको देखिए मैं 2-3 नजरिए से देखता हूँ। एक तो देखिए केवल फटकार से काम नहीं चलेगा,
इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करी जा रही है या किसी की भी बात करी जा रही है। क्योंकि होता क्या है, अपने देश में एक आम चलन हो गई है कि किसी चीज पे आप टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी करके आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर ये एजेंसियां अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं तो उसका हमारे पास क्या समाधान है, और इसके लिए हम आगे कब बढ़ करके उस इसमें दखल अंदाजी देंगे या उस तरह की चीजें या ऐसा कोई प्रोविजन बनाएंगे कि आगे चलकर ऐसी चीजें नहीं आए। अगर एक एजेंसी इतनी बड़ी एजेंसी है और उसका सक्सेस रेशियो 1% है तो इस सवाल के घेरे में तो आता ही आता है, उस पर आप टिप्पणी करें या ना करें। तो सवाल ये उठता है कि केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करने तक ही अपनी बातों को रखा जाएगा? क्या ये एजेंसी अपना काम करना बंद कर देगी? तो हमारे यहाँ क्या हो गया, एक प्रचलन सा हो चुका है कि आप कोई भी चीज पर अपने आप को साइड लाइन लेते हैं। केवल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी, अब इस पर काफी दिनों तक चर्चा होगी, लेकिन इससे न एजेंसियां अपना काम करना बंद करेंगी, न उनके ऊपर लगने वाले आरोप बंद हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि सारी जितनी एजेंसियां हैं आम जनता के लिए अगर वो संदेह के घेरे में खड़ी हो रही हैं किसी भी वजह से, तो उसकी समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये जरूरी है। क्योंकि एक आम आदमी के लिए वो एक संदेह पैदा करता है, और जब एक आम आदमी लोकतंत्र में संदेह पैदा उसके अंदर होता है तो उसकी आस्था लोकतंत्र से खिसकती है। तो आज के समय में इस देश में यही चीज हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी एजेंसी नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले की जज साहब के यहाँ जब आग लगी थी, उनके यहाँ जब पैसे के नोट मिले थे, ये बहुत मामला उठ करके आया कि एक जज के खिलाफ FIR तक नहीं हो पाई। तो सवाल जनता के मन में दूसरी तरफ से भी जाता है ना, क्योंकि न्याय प्रणाली पर सवाल न उठे ऐसा तो किसी भारत के लोकतंत्र में है नहीं। तो दोनों तरफ से अगर उस पर टिप्पणी करी है तो टिप्पणी करने से आपका काम नहीं खत्म हो जाता है, उस पे आपको आगे एक्शन क्या लिया जाना चाहिए इसको भी आपको गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जारी करेंगे तो जैसे होता है कि एजेंसी को आपने कमेंट किया, वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, उस पर हम लोग कुछ दिन चर्चा करते हैं तो वही से चीजें फिर से लगातार चल रही हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस पर गंभीरता से अगर एजेंसी का उस पर उपयोग गलत हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार अगर ऐसी चीजें लग रही हैं तो उस पे उनको सख्त होना पड़ेगा, उसके लिए एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो कार्रवाई क्या होगी वो कानूनतः वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और अगर वो नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे पदों पे बैठे लोग टिप्पणी करके केवल नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो संविधान के रक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए उनकी टिप्पणी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण होती है कि ऐसी घटनाएं न हो, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बने, केवल हम एक र्यूमर अफवाह न फैलाएं। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। अगर एजेंसियां जांच नहीं करेंगी, एजेंसियां अरेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, आप पुलिस की बात कर सकते हैं, पुलिस के ऊपर प्रताड़ना का भी आरोप लगता है, लेकिन कानून व्यवस्था भी तो उन्हीं के हाथ में है। तो आप सबको एक साथ नहीं ले सकते हैं, और अगर ले रहे हैं तो उस पर ठोस कोई कानून बनना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसको हम जस्टिफाई कर सकें कि नहीं एजेंसियां सही काम कर रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जहां गलतियां हो सकती हैं, या कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार पे, लोकतंत्र पे जनता की आस्था नहीं रहेगी, इसी तरह की टिप्पणियां होंगी, इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मेरे लिए लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत संदेह की चीजें क्रिएट होंगी, जो लोकतंत्र के लिए मुझे कहीं से भी अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए हमारे साथ सुनील जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम जी, नमस्कार जी सब दर्शकों को मेरा। हाँ सुनील जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है ईडी को, इसके बाद एक बात है, जैसे रुद्र प्रताप जी भी कह रहे थे कि सिर्फ कह के बोलने से हम नहीं निकल जाएंगे। ये तमिलनाडु के एक मामले पे जन सुनवाई हो रही थी, उसके बाद ये तमाम बातें आई हैं। ऐसे तो विपक्ष हमेशा से ईडी की हर कार्रवाई पर सवाल उठाता आया है। पहले भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर गिरफ्तारी हुई, हेमंत सोरेन हुए, संजय राउत हुए, प्रथम दृष्टया कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं मिली, उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। तो ये जब कार्रवाई होती है, ये भी आज एक पॉइंट कहा गया है कि जो जिस दायरे में यदि राज्य सरकार काम कर रही है या उनका दायरा है या वहां एजेंसी काम कर रही है, तो ईडी को इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जिसको स्वतंत्र संस्था कहा जाता है, लेकिन विपक्ष कहता है वो सरकार के अधीन काम करती है, इशारों पर काम करती है। तो इस चीज को आज बिल्कुल सही सटीक मैसेज जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, मतलब क्या वाकई ईडी किसी के क्षय में आके काम कर रही है? देखिए, मैं एक बात तो बड़ी क्लियर बताना चाहता हूं, जितनी भी हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, भले वो पुलिस है, ईडी है, कोई भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आज के दिन में चाहिए वो
इन सब के ऊपर एक मॉनिटरिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10वीं पास हवलदार अपनी फाइल में जो 4 लाइनें लिख देता है, हम सुप्रीम कोर्ट तक, डिवीजन बेंच तक, फुल बेंच तक उसके ऊपर बहस करते हैं, टिप्पणियां करते हैं और सालों साल लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं ये उस इंसान को न्याय लेने के लिए। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्यों ना हमारे पास ऐसी एजेंसीज हों, अगर किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कोई गलत काम किया है तो उसकी पनिशमेंट मिले। मान लीजिए आज मैं अवैध बिल्डिंग बनने की बात करता हूं, जिस एसडीओ की, जिस एक्सीएन की, जिस जेई की टेन्योर में वो बिल्डिंग बनी है, क्यों नहीं आज तक उनको पेनलाइज किया गया, क्यों नहीं आज तक बातें करी गई। हमने नोएडा में देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 1000 करोड़ खर्च के, भले वो फॉरेस्ट लैंड पे थी, कार्रवाई एक दिन में तो नहीं हुई होगी, वहां भी 10 साल लगे होंगे। तो 10 सालों में जो पब्लिक सर्वेंट चुप बैठे थे उनका क्या, उनको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नुकसान हुआ मेरे जैसे आम आदमी का, जिसने उसमें फ्लैट लिया था, या बिल्डर का, या किसी और का, या किसी लैंड माफिया को उसका बेनिफिट मिला। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी ईडी करती क्या है, ये एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें क्या सच लिखते हैं, क्या झूठ लिखते हैं। अभी पीछे ईडी ने एक यहाँ पे विजिलेंस कम ईडी ने इधर पंजाब साइड पे एक सर्च किया, उस क्लाइंट से उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद टीवी की खबर थी 250 करोड़ रुपए में एक ईओ गिरफ्तार। अब वो 250 करोड़ पे या तो फिर ईडी रिकवर करके दिखाए। सिर्फ कह देने से, लिख देने से आज वो बंदा ट्रायल जा रहा है। हो सकता है उसने घपला किया होगा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, पर डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर किल्स एब्सोल्यूटली। वो चीज जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर उनके ऊपर डर नहीं होगा तो यही करेंगे। आप एक जेन्युइन कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। तो मानजो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो इन्हीं चीजों को लेकर लगाई है। पर मैं मानजो सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरा प्रोग्राम वहां तक जाए, इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए, सिटीजन चार्टर बनाया जाए। अगर ये चीज गलत साबित होती है और ये केस कल को प्रूव नहीं कर पाते, तो इन लोगों के खिलाफ, उस आदमी की इज्जत को खराब करने के लिए, उस आदमी के पैसे को बर्बाद करने के लिए, उस आदमी की तरक्की को बर्बाद करने के लिए क्या प्रावधान है। आप गलत एक बंदा पकड़ते हो, किसी से रिश्वत लेते हो, बंदा अंदर दे देते हो, 10 साल बाद वो बेचारा बाहर निकलता है, तब तक उसकी जिंदगी, हालात बदल जाते हैं। आदमी के हालात तो 2 घंटे बाद अगर उसका घर बदल दो तो बदल जाते हैं। तो उसकी जिंदगी, उसका इंटेलेक्चुअल सब खत्म करने के बाद हम अगर लकीर पीटेंगे तो जस्टिस तो नहीं दिया। ये एजेंसीज प्रिवेंटिव एजेंसीज हैं। इन एजेंसीज के ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, टिप्पणी करने का मतलब यही है कि कुछ तो गलत है, और उस गलत को सिर्फ ये कह देना कि इसको जांचा जाए, उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए। जांच की पूरी, हमारे पास रिटायर्ड जजेस हैं, इतने काबिल हमारी जुडिशियल सिस्टम है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना के ऐसी चीजों के ऊपर सख्त मॉनिटरिंग करके एक बेंचमार्क सेट कर दो, दूसरी बार को हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, नो डाउट जो माफिया काम कर रहा है वो चीजें हैं तो उनको पकड़ो टाइम पे, हम कभी भी इनको रोकते नहीं है। बट गुंडागर्दी, व्हाइट कॉलर क्राइम और खाकी क्राइम नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। सुनील जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा। राजेश जी, फोन शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी भी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, दोनों मेहमानों का पक्ष आना बहुत जरूरी है। खैर, जैसे ही कनेक्ट होंगे अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन परमिंदर जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ आ रही हूँ। एक जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनको लगता है कि एक ऐसी कोई कमेटी हो जो अब इन सबकी मॉनिटरिंग करे। क्या लेकिन वो बन पाएगी? उसमें कौन मेंबर होंगे?
वो कैसे काम करेगी, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से इन एजेंसीज को काम करने नहीं दे रही, तो क्या गारंटी है कि जो दूसरी उनके ऊपर गवर्निंग बॉडी बनेगी या करेगी, उनके मेंबर्स कौन सेलेक्ट करेगा, उनकी निष्पक्षता को कौन डिटरमिन करेगा? रिटायर्ड जजेस, सभी का ईमान धर्म सुनील जी, एक खरीदने का सेकंड। काम सरकार ने कर दिया है। किसी का भी ईमान धर्म, देखिए, पैसे से या ईडी सीबीआई के डर से इन्होंने हर चीज को, सारी जो इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री की, सब कुछ संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नहीं तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी था कि ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं डेमोक्रेसी चलाने के, पर सारे ही ध्वस्त है। यहाँ तक कि ऑपोजिशन के भी स्टेट्स में कई बार ऐसी जगह इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ बिना कंटेस्ट की सीट जीती जा रही है, चाहे गुजरात वगैरह में। तो आने वाले समय में क्या एक विपक्ष मुक्त देश की कल्पना कर रही है बीजेपी? मुझे लगता है कि इतनी गिरावट राजनीति में कभी भी किसी भी दौर में नहीं आई जितनी अभी आई है। और अगर आप कहते हैं, आई एम श्योर एडवोकेट सुनील जी की अच्छी suggestion that he has given, but the point is कि जब तक आपके इरादे नेक ना हो, बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए हो जाती है, सुपरफिशियल और सतही हो जाती हैं, और उनको क्रियान्वित करना ही सच्ची निष्ठा के साथ। देखिए, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे अब सुनील जी, एक सेकंड आ रही हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इतने सारी सरकार प्रोजेक्ट्स लाती है, उनको जमीन पे उतारना, उनको उनका क्रियान्वयन करना, सो दैट इज द। तो मुझे लगता है इरादा तो बहुत नेक है, और अगर ऐसा हो कि उनको भी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब आप टिप्पणियों को ये सरकार सीरियसली लेती है, बुलडोजर के खिलाफ कितनी टिप्पणियां दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आज भी यूपी और दूसरे प्रदेशों में बुलडोजर से घर नहीं तोड़े जा रहे? कितनी सारी ऑब्जर्वेशन, जब सुप्रीम कोर्ट की ये बात नहीं रख रहे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कोई एजेंसी बन जाएगी तो इनकी निष्ठा, आई थिंक द इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन। ठीक है मैम, एक सेकेंड। संदीप जी और राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद सुनील जी मैं आ रही हूँ वापस, बस 1 मिनट। राजेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, आवाज पहुंच रही है मेरी? अनम्यूट कीजिएगा, पहले तो आप म्यूट है सर। हाँ राजेश जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजेश जी, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको। अभी भी म्यूट है राजेश सर का। राजेश जी बोलिए प्लीज एक बार। हाँ, इसके पहले आई थी बट आप शायद म्यूट है सर, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे समय जाया होता है और मैं सवाल अपने ले नहीं पाऊंगी। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टीम से, उनको प्लीज कॉल करके एक बार बोलिए वो प्रॉपर तरीके से अनम्यूट करें। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है, फटकार लगाई है ईडी को, वही ईडी जिसको लेकर विपक्ष हमेशा सवाल खड़ी करती आई है, और वही सत्ता पक्ष जो हमेशा ये कहता था कि वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं और जो भ्रष्टाचार करेगा वो उनको पकड़ती हैं, उन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब क्या आगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल पे, और मैं फिर कह रहा हूँ कि स्वतंत्र एजेंसी है, इस पे ना ही किसी का दबाव है, ना ही सरकार का दबाव है, ना ही किसी और अदर का दबाव है। मगर क्या है कि जो व्यक्ति, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी ईडी या कोई भी यदि गलत करता है तो उसकी गलती यदि पकड़ी जाती है या सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में जाती है, किसी भी कोर्ट में जाती है, तो वो न्यायपालिका का दायित्व है। न्यायपालिका देखती है कि इन्होंने सही किया है या गलत किया है। तो मैं इसमें किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि यदि वो कहीं कुछ गलत करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट यदि उन्हें इस बात के लिए कहता है तो सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका है और उनका दायित्व है कि गलत को गलत ठहराना, सही को सही बताना। तो अब उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं ईडी ने गलती की होगी। तो मगर ऐसा नहीं है कि यदि उसमें एक केस में या तमिलनाडु के केस में या किसी भी केस में गलती की है तो सब में ही गलती की होगी। एक स्वतंत्र बॉडी है, काम कर रही है अपने, कहीं ना कहीं क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें। लेकिन संदीप जी, यदि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि तमिलनाडु का मामला हो या किसी भी मामले में यदि ईडी ने गलत किया है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो बेशक कोई गलती होगी। तो सर यदि एजेंसियां गलती करेंगी तो फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी एजेंसी हो, किसी को भी यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट यदि इस चीज को टिप्पणी करता है या कहता है
तो कहीं कुछ उन्हें दिखा होगा कि क्या गलती है। अब इसमें तो मैं ना तो उन्हें बरी कर सकता, ना उन्हें क्लीन चिट दे सकता, ना सुप्रीम कोर्ट को कह सकता। अपनी अपनी बॉडी है दोनों, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ना ही सरकार का इससे कोई लेना देना है। मैं यहाँ ये बोलना स्वतंत्र चाहूंगी, बॉडी है जो जांच करती है, उसकी जांच करती है। यदि उस मामले में उन्होंने परमिंदर जी एक हस्तक्षेप किया है सेकंड। तो उसे करना मुझे था, लगता है कि तो भाजपा उन्होंने किया नेता है। किसी अब सुप्रीम आज कोर्ट ने किसी भी मना किया बच्चे है से पूछ ले तो वो उसमें अपने नहीं देश के, जाएंगे। वो मेरा बता मानना देगा ये कि है। ईडी सीबीआई को कौन चला रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है बहुत ही एकदम कैसी बात कर मुझे रहे हैं राखी कि जी, ईडी जो सीबीआई जो गलत दूसरे की वक्ता है बोल तो रहे हैं उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, अगर कोई चलिए भी बोलता है तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा डाउन आती है, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप ठीक लोग है। को सुनने की आदत नहीं रही, बीजेपी वालों को, उनको खाली बोलने की आदत रही, इसलिए आप चैनल्स में भी नहीं सुन पाते दूसरे क्या कह रहे हैं। हम चलिए। यही कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई पर सवाल उठे हैं तो ये सरकार पर सवाल उठे हैं। एजेंसीज तो बेचारी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचा रहे हैं नहीं, वो सारे सवाल ऑफिसर। सरकार पे क्या सवाल उठेंगे? बेचारे कैसी नहीं बातें है, करते हैं ये? एजेंसी वाले बेचारे नहीं है काम कभी। करते तो सरकार सरकार पे सवाल उठेंगे। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट काम करता है तो सरकार पे सवाल उठेंगे। यदि कोई भाजपा के पक्ष में, सरकार के पक्ष में या किसी के पक्ष में यदि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आता है, चलिए, तो ये क्या बात वो, आज इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार इनकी तारीफ की थी। हमारी जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष होकर काम करती हैं, हमको उनके काम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन जब हमारी एजेंसियां कटघरे में आ जाएं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए संदीप जी, कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन जब हमारी एजेंसियां कटघरे में आ जाएं या उन पर किसी भी मामले में सवाल उठ जाए तो फिर ये एक जायज हो जाता है कि यदि वो भी गलतियां कर सकती हैं तो हमें बहुत डेप्थ में जाके समझने की जरूरत है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा। आप राकेश जी ये बताइए, तो गलतियां तो न्यायपालिका भी कर सकती है, गलतियां तो कोई भी कर सकता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। यदि उन्होंने वो गलती की है तो उसे उनकी फटकार मिली है या जो भी वो दंड देंगे वो मिला। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि उनके शाबाशी दी है तो यदि वो अच्छा काम करें तो शाबाशी देंगे, और यदि वो नहीं अच्छा काम करे तो उन्हें जाहिर सी बात है उसके लिए बोला जाएगा कि आप अपना काम ठीक से कीजिए, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए संदीप जी तो 1 मिनट। राजेश जी अभी सुन पा रहे हैं सर, प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहली बार ईडी पर टिप्पणी नहीं किया, इससे भी पहले कई बार हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कार्रवाई के संबंध में। और आप ही के रिपोर्ट में आया है 121 बड़े राजनेताओं पर जब 2014 से और 2022 के बीच में कार्रवाई हुई तो 5-6 लोगों पर ही उचित कार्रवाई माना जा रहा है। लगभग 115-95% ऐसे ही बेकार फेक है। आप कोई भी उलट के देख लीजिए कहीं भी। इससे पहले यूपीए की सरकार में जब 26 नेताओं पर कार्रवाई हुई तो उसमें 13 तो विपक्षी दल के थे और 13 सत्ता के लोगों के आसपास के इर्द गिर्द के लोग थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 1% कोई गलत कर सकता है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार पूर्णतः गलत कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जो आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एजेंसियों के बारे में बोला, अच्छा बोला, तो खुद प्रधानमंत्री जी ही गलत हैं तो गलत क्या किसी के बारे में अच्छा बोले तो वो कैसे होगा? उनका जो खुद जब वो फंसे थे तो सब उस तरह से षड्यंत्र की तरह निकाला गया। आप कोई भी काम देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का सब संदेशात्मक उनका काम होता है, सही होता ही नहीं है। तो ईडी के बारे में आज बोला गया, ऐसा नहीं मैं मानता हूं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और छोटे छोटे मामलों में अगर विरोधी सत्ता पक्ष के बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पे कुछ मामले आए तो ईडी का हस्तक्षेप होगा। अगर जब सत्ता में बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है उसमें कहां ईडी का, सीबीआई का जिक्र होता है, उनके सारे मामले तो दबा दिए जाते हैं। सारे घोटाले जो पहले से जो बीजेपी के नेता किए हुए हैं और जो अभी दूसरे दल के भी नेता हैं जो बीजेपी में चले गए, उन सब की सारी रिपोर्ट तो आप देखिए, पहले उनकी रिपोर्ट को कंपेयर कीजिए इन लोगों से, तब आपको पता चलेगा कि जांच एजेंसियां कितना निष्पक्ष काम कर रही है, उनके पीछे किनका हाथ है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये जनता जनार्दन सब जानती है और ये खुद ब खुद फैसला ले लेगी कि किनको सही है और कौन गलत है। और जैसे ही प्रधानमंत्री
बोल रहे हैं, तो गृह मंत्री किन के, गृह मंत्रालय, जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और उसके मुखिया अमित शाह जी हैं। और अमित शाह कितने स्वच्छ आदमी हैं ये लोग शुरू से ही जान रहा है, शुरू से लोग देख रहा है। तो निश्चित तौर पे जब ऐसे ऐसे लोग वहां सरकार में बैठेंगे तो जांच एजेंसियों पे क्या होगा? जांच एजेंसियां तो वैसा ही होगा। अब झारखंड में ले लीजिए, क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी का जो ईडी का जो केस था, कोर्ट ने उनको नकार दिया और बरी कर दिया। तो उनका एक तरह से तो जो समय बर्बाद किया गया और जेल में रखा गया, तो इस पर भी तो कार्रवाई उस सरकार को करनी चाहिए, ईडी पे कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के हर केस में आप देखिएगा कार्रवाई ईडी के ऊपर होना चाहिए। ईडी का जो स्वच्छ भावना है वो 2-4% ही आता है और 96-97% गलत है। तो ऐसे गलत एजेंसियां को अभी भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सही है, तो हम मेरे समझ से प्रधानमंत्री जी गलत है। माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, पहले तो कार्रवाई इन्हीं लोगों पे होना चाहिए। सत्ता अगर बदल जाए तो ये लोग भी सलाखों के पीछे ही रहेंगे, चलिए इनकी भी वही स्थिति होगी और अभी जो हो रही है इससे बद से बदतर होगी। आप हमारे लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, उनके ऊपर लालू जी के बारे में बोल रहा है और उसके पहले से जो 932 करोड़ के घोटाले में पहले से जगन्नाथ मिश्रा जी पहले से चले आ रहे हैं, उन पे कहां कोई बोल रहा है? सत्ता का लोग खुद कलेजा ठोक के बोल दे बीजेपी के लोग तो मैं मानूंगा कि हाँ जगन्नाथ मिश्रा जी के ही समय से शुरू हुआ है और जगन्नाथ मिश्रा जी ही स्टार्टिंग की है। लालू जी ने जो उनको उजागर किया उस घोटाले को, लालू जी आने के बाद लालू जी के ही सरकार में वो घोटाला उजागर हुआ और ठीक है। लालू जी देखिए सामने एक बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसे हम कह रहे हैं ना कि ईडी को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ईडी के लिए भी देखना पड़ेगा कि इनके ऊपर भी कोई एक कमेटी ऐसी बन जाए, जैसा कि सुनील जी कह रहे थे। ठीक है, एक्सेप्टेंस कितनी होगी, होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, राखी जी, मैं 1-2 बार नहीं कई बार फटकार लगाया गया है। ठीक है राजेश जी, लेकिन हुआ क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, दो पहलू हैं। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं और ईडी हमें उठाकर ले गई। कोई तो इनपुट, कोई तो चीजें आती हैं जिसके बाद एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। और ये भी सही बात है कि कई बार आप हमें लेकर गए, आपको प्रॉपर सबूत नहीं मिले, चीजें नहीं मिली, फिर आप कोर्ट से बरी हो गए या आपको जमानत मिल गई या आप आ गए। लेकिन इस बीच में जो समय खराब हुआ, उस ड्यूरेशन में टाइमिंग क्या है? अभी भी इलेक्शन आने हैं, पहले के मामलों में भी इलेक्शन थे। ये वो कड़ियां हैं जो एक सवाल खड़े करती हैं। तो हमको ये देखना है कि यदि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है तो इस तरह के मामले में ईडी या तो अलर्ट हो जाए कि उनकी साख पर सवाल आ रहा है, उनके ऊपर सवाल आ रहा है, तो वो इन चीजों को समझें। नहीं समझेंगे तो फटकार पड़ेगी, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हम विश्वसनीयता जो है वो तो खोते चले जाएंगे ना। कैसे भरोसा करेंगे? आने वाले समय में तो बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा। तो ये एक मूल प्रश्न है जिसका जवाब इस चर्चा से निकालने की कोशिश होती है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ईडी और सीबीआई ये वही पहले भी काम कर रही है, वही अभी भी काम कर रही है। ईडी के लोग जो हैं वही लोग थे और अभी भी वही लोग हैं। सरकार पे निर्भर है, सरकार किस तरह से चला रही है। सरकार तोता बना के चला रही है तो तोता बन के ईडी चल रहा है, सीबीआई तोता बन के चल रहा है। पिछले की सरकार में ऐसा नहीं था और अभी के सरकार में है। तो राखी जी यही है ना, सरकार पे निर्भर करता है। अभी सरकार सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। सरकार ये भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को, ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग कंट्रोल करने के चक्कर में है और जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर ये सरकार चलती रही तो लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। ये ठीक है राजेश रमन जी, 1 मिनट रुकिएगा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुनील जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपने एक सवाल रखा था कि कौन मेंबर होगा, कैसे बनेगा। एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका नाम है पुलिस कंप्लेंट पीसीए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक्ट। इसी तरह अगर ये बेस लाइन बनी है, इसी तरह जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए एक्ट बना है। उसमें क्लियर लिखा है मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, कैसे ये फंक्शन करेगी, क्या काम करेगी, किसकी जिम्मेदारी में है। और ये मैं आपको बता दूं कि आज से 8-10 साल पहले दिल्ली में भी बनी थी, दिल्ली पुलिस के लिए। पर जब पता लगा कि पुलिस की जो धक्केशाही है वो नहीं हो पा रही। देखिए अब सिंपल सी बात बताता हूं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। डॉक्टर सुनील मल्लन पे ईडी ने रेड मारी। अब मुझे तो पता है कि ईडी गलत कर रही है, उसकी एविडेंस अवेलेबल है। अगर मैं उस चीजों को लिख के कि रेड के दौरान इन्होंने ये डिस्क्रिपेंसीज या ये काम किए हैं,
प्लस मैं ये कहूं कोर्ट को कि अगर या लॉ के लिए कहूं कि इन चीजों को, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, ऑडियो वीडियो अवेलेबल होना चाहिए आप जो भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग के केस में आजकल ये बहुत कॉमन है पंजाब में कि ऑडियो वीडियो साथ कैमरा लेके हाईवे पे खड़े हैं क्योंकि बड़े गलत केस पढ़ रहे थे। तो अगर इन एजेंसीज को हाईटेक किया जाए, सेकंड इनकी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल सेल बने जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी या अपनी करियर के बेस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की चमचागिरी करेगा। उसको सबसे पहले अपनी जिंदगी बचानी है। ठीक है, प्रेशर होता होगा, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट की एजेंसियों पे प्रेशर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर की एजेंसियों पे प्रेशर होता है, मान लेते हैं, हम भी वकील हैं, हम रोज देखते हैं। बट जब लॉ पॉइंट की बात आती है तो कोई अपनी वर्दी उतरवाना पसंद नहीं करता। तो कहते ना, बिल्ली को जब सेक लगा था तो अपने बच्चे पांव के नीचे रखे थे। तो जितने भी ऑफिसर होते हैं वो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनकी बात, बट डेफिनेटली किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक वो बच सकते हैं। मान लीजिए अब सुनील मल्लन ने, जिसके ऊपर ईडी की रेड हुई, उसने 20 सवाल बना के पुलिस कंप्लेंट एजेंसी को दिए, कहां से जवाब देगी वो ईडी या इन्फोर्समेंट एजेंसी या जिसने भी मेरे घर पे रेड मारी थी। तो उसकी धक्केशाही तो ये लोग करते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस के उन्हीं के थाने में पर्चा दर्ज कराया विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। अब मेरा क्लाइंट उतना सह सकता था, उतना जोर लगा सकता था, तो 4 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज, एक जाली मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो है चीजें, बट वो एक कोर्ट का रुख है। और अगर ये एजेंसी हो ऐसी जो क्लोज मॉनिटरिंग करे, अगर इन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसी करी है तो ये पनिशमेंट आए। आज मैं एक और नया बात बताऊं आपको, थोड़ा जल्दी से। हाँ, इंडिया में ये लॉ है, एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारा एमएलए एमपी भी बीच में इंक्लूडेड है क्योंकि वो सरकार से पैसा लेते हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न भरना जरूरी है, अपनी और परिवार की। प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुझे कोई सरकारी मुलाजिम अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न दिखा दे, और साल में 2 बार भरना भी जरूरी है। आज तक अगर प्रॉपर्टी रिटर्न कोई फाइनल कर लो, खुद की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, माँ बाप की, जो भी उसमें एक्ट में लिखा है, करप्शन कहां जाएगी, कितने पैसे अपनी जेब में रख के बैठेगा। तो अगर हम करप्शन को रोकना चाहते हैं, अगर हम गलत काम को रोकना चाहते हैं, तो जब करप्शन नहीं होगी तो गलत काम। ठीक है सुनील जी, ठीक है। मुर्तजा जी, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, अच्छा भी लग रहा है कि कुछ एक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सर मुझे इतना इम्प्लीमेंटेशन होता तो नहीं दिखता। क्योंकि क्या है ना, एक पर सवाल आ रहा है, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद सीबीआई पे आ जाएंगे, फिर देखिए कोर्ट ने यदि कहा है तो हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोर्ट पर भी सवाल आया, क्या नहीं आया? एक बात यहाँ इसी चर्चा में देखिए अभी निकल कर आई थोड़ी देर पहले कि क्या न्यायालय से गलती नहीं होती, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी आए। तो हमें तो उस दिशा में भी जाना पड़ेगा कि ये भी यदि सोच है और ये भी यदि पॉइंट है तो फिर हम कहाँ न्याय देखें? अनम्यूट कीजिएगा मुर्तजा जी, आवाज नहीं आ रही है। राखी जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। जी, एक चीज तो ये तय है कि आज पिछले 5 साल से, मतलब बीजेपी के सेकेंड टर्म शुरू होने से पहले से, आप देखेंगे कि प्रदेश में जहां जहां भी इलेक्शंस आते हैं, उससे पहले ये एक टोल के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो तय है, और ये मान के चल रही है। तो पहले तो खाली पॉलिटिकल पार्टियां मानती थी, आज तो देश की जनता भी जानती है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसियों को इतना वीक अगर कर देंगे कि आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपने पॉलिटिकल कोई फेवर के लिए जो है सामने वाली पार्टियों को, अपोजिशन को जो है वीक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे होगा ये कि जनता का भरोसा उठ जाएगा। इसको तो केंद्र सरकार खुद को सोचना चाहिए। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसे कैसे ये जाकर के फेडरलिज्म के ऊपर बात आ रही है। तो इस किस्म की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि किस तरफ, किस डायरेक्शन पे जा रही है। हो सकता है कि एजेंसीज जहां पे काम कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये हो,
मगर जो भी केसेस इनके सामने हैं, ये केसेस को फिर एक मर्तबा जो है हर केस के ऊपर 100% देना होगा, और खास तौर पे ये कोई पॉलिटिकली वो ना हो, क्योंकि आज तो मशहूर हो गई ये बात कि एजेंसीज जो है पॉलिटिकली उसके ऊपर जा रही हैं। ठीक है रुद्र मैं प्रताप जी। छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, छोटी सी। जी प्लीज सर हाँ थोड़ा जल्दी से जी। सुनील जी जल्दी से। बस ये कहना चाहता हूँ कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इतने अच्छे अच्छे फैसले सुनाए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। फॉर एग्जांपल एसिड अटैक के ऊपर लॉ बनाने की बात करी, सेफ स्कूल वन के ऊपर बात करी, और हजारों ऐसे फैसले हैं जो डस्टबिन में पड़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? मैं लॉमैन के नाते बात करता हूँ, मुझे उसका जवाब मिल सकता है। हाँ, जहां पे कोई इंटरेस्ट है, अभी आज अगर ईडी की टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या होगा? आई थिंक कुछ दिन हम डिबेट करेंगे, 2-4 बातें होंगी, उसके बाद बंद। और वहीं के वहीं आज तक सड़क के ऊपर हैवी ट्रैफिक लेफ्ट साइड आज भी नहीं चल रही। ठीक है, हाई स्पीड लेन में गाड़ियां चलती हैं, कौन करेगा इंप्लीमेंट? ठीक है, करना ही नहीं चाहते। रुद्र प्रताप जी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन क्या है? क्या वाकई एक जिस तरीके से सुनील जी कह रहे थे, एक कमेटी होना चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए, उस पर तभी कोई इसका एक सॉल्यूशन निकल पाएगा, नहीं तो फिर क्या? क्योंकि ये सवाल देखिए उठ गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी दिक्कत अपने देश की क्या है कि हम लोग किसी भी मुद्दे को का राजनीतिकरण करके केवल वहीं तक उसको सीमित रखते हैं। न्याय जो होता है राजनीति तक सीमित नहीं होता है, न्याय हर व्यक्ति तक जाता है, क्योंकि उसका असर हर व्यक्ति पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी माननीय सुनील जी ने बहुत सारी बातें करी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बड़े उनके अच्छे सुझाव थे। मेरे कहने का मतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा, उनको आदेश देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इस देश में कोई उससे बड़ी सर्वोच्च संस्था नहीं है। अगर उनके टिप्पणी करने का केवल असर वो सुन करके अगले दिन वही काम कर रहे हैं, तो कोई वो मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी जैसे राजेश जी बता रहे थे, बहुत बार टिप्पणी करी गई है ईडी पे या और बड़ी बड़ी एजेंसियों पे, लेकिन उसका असर क्या हो रहा? असर वो जमीन पर दिखाई देना चाहिए। जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे, भाई एक सुप्रीम कोर्ट में ही एक ऐसी बेंच बना दी जाए कि केवल ईडी को ही वो सुने, इससे कम से कम उसमें तेजी आएगी ना। आज आप एक बार बताइए, चारे घोटाले में लालू यादव के खिलाफ आज तक केस चल रहा है, अगर वो दोषी हैं या निर्दोष हैं वो अभी तक साबित नहीं हुआ। अगर किसी आदमी के 35-40 साल में आप उनको शक की नजर से देख रहे हैं, या मान लीजिए वो अपराधी ही हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, तो उसका जनता पर असर क्या हो रहा है? अभी जैसे सुनील जी ने नोएडा की बात करी, सच्चाई यही है कि आम जनता घूम रही है, अपराधियों को इस बात का कोई डर नहीं है। उनको पता है कि मैं कोर्ट में किसी भी इंसान को 25 से 30 साल ऐसे घुमा दूंगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश करते रहें। आज 10 से 15 लाख लोग ऐसे नोएडा में हैं जिनके घर नहीं मिले, वो ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन बिल्डर को पता है कि कोर्ट में हमारा कुछ नहीं होगा, हम तारीख लेते रहेंगे, केस चलता रहेगा। तो ये आम जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, ये केवल बात ईडी की नहीं है। ईडी जांच कर रहे, हर एजेंसी ऐसे ही जांच करती, पुलिस जांच करती है, उसको कोर्ट, इसीलिए इस देश की न्याय प्रणाली बनाई गई है कि वो जाती है कोर्ट में, उसको सुना जाता है कि क्या ये जांच सही है या गलत है, इस पर न्याय दिया जाए। लेकिन अगर वो न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी होगी तो जांच एजेंसियों को वक्त मिल जाता है कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इंतजार करते रहिए, तब तक पता नहीं जांच करने वाला कौन है, जांच रिपोर्ट कहां गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। अगर आम जनता का न्याय से विश्वास हटता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये केवल टिप्पणी तक नहीं होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा होकर के देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि जो, अब अगर एक बात बताइए, इस देश में प्रभावशाली अगर राजनीतिक सुरक्षित नहीं है, तो अगर ये एजेंसियां किसी आम आदमी को अपने चंगुल में ले लेती होंगी तो उस बेचारे का क्या हश्र होता होगा? उसके लिए तो कोई बोलने वाला खड़ा होने नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे सबको इससे राहत मिले। अगर गलत हो रहा है तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और वो दिखाई देना चाहिए। न्याय अगर होता नहीं दिखाई देता है तो वो भी अन्याय की श्रेणी में आता है। ठीक है रुद्र प्रताप जी, हाँ संदीप जी बोलिए, अपनी बात रखिएगा, लेकिन इसका समाधान भी बताइएगा सर मुझे, क्योंकि सुझाव बहुत सारे आए हैं, इम्प्लीमेंट कराना है। अभी जो वक्ता बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि सही को सही और गलत को गलत, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी न्यायालय हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो कर ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कहाँ क्या कैसे
ये जो चीज है, ये जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि एक केस जो 35 साल से 40 साल से चल रहा है, या तो वो अपराधी है या नहीं है, या तो उसने जुर्म किया है या नहीं किया। अब ये इस तरह के जो मामले हैं, यदि ये जल्दी नहीं निपटेंगे तो इसमें गलती किसकी है? मान लो एक केस किसी राजनीतिक व्यक्ति पर है तो वो 40 साल तक 35 साल तक चल रहा है, किसी एक आम इंसान पे तो उसे सजा होगी। यदि ये मामले इतने लंबे समय तक चल रहे हैं और नहीं निपट पा रहे हैं तो इसके लिए फिर दोषी कौन है, वो भी बताइए। मैं तो राखी जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक नेशनल चैनल की पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप बताइए ना इसमें गलती किसकी है? सर मैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी गलती भ्रष्टाचार और मिली भगत को मानती हूँ। आप खत्म करने पे आएंगे तब तो खत्म होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी कई बार कई चैनलों पे ये बोला है कि जो नसों में ये भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। अभी आप एक देखिए, मैंने अभी एक मुद्दा आज मैंने किसी से बात की, तो ये जो बांग्लादेशी या जो किसी भी और देश के जो व्यक्ति आए हैं, उनका आधार कार्ड बना, पैन कार्ड बना, उनका जो भी बना, तो ये कैसे बना है? इस देश में सबसे बड़ी जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है, वो चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी डिपार्टमेंट हो या किसी भी संस्था में हो। तो ये हमारे लिए ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ये पीढ़ियों से सदियों से चला आ रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है, इसको लेकर ना तो सही आकलन हो रहे हैं, ना ही सही। अब आप ये देखिए कि ये अभी जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि फटकार लगा दी। फटकार लगाना एक अलग बात है और उस पे उसको दंड देना, उस पे संदीप जी, जो भी संदीप जी मुझे बस एक बात कहनी है। इस तरह के चाहे चारा घोटाला हो, जब बड़े बड़े और घोटाले हो, जब इस तरह के कोई घोटाले होते हैं, किसी भी पार्टी के दिग्गज का नाम आता है, सबसे पहले उसका लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है वो देखता है चीजों को ना, कि किसी ने कंप्लेन करी है तो पहले वो काम करता है। अब वो उसको कितनी ईमानदारी से कर रहा है, वो क्या लिख रहा है, FIR किस तरीके से लिखी जा रही है, तब उसके बाद कोर्ट तक पहुंचती है चीजें। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर मैं आपको ये बता देता हूँ, सारे वक्ता यहाँ बैठे हैं, जो पुलिस है, हम पुलिस को पता नहीं किस तरह वे में लेते हैं, जबकि पुलिस कोर्ट का एक अंग है, मगर पुलिस ने अपना जो नाम किया है, वो सिस्टम चलाया है, वो अलग तरीके से चलाया है। जबकि पुलिस जो है वो कोर्ट का एक अंग है, उसे उसकी जांच करने के लिए, उसे उस व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाने के लिए बनाया गया है, ना कि पुलिस दंड दे, पुलिस जो भी मर्जी है वो करे। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक होनी चाहिए। अब कैसे होंगी, कौन करेगा, क्या होगा, ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है और जो कि हो नहीं पा रही है। सर देखिए, राज्य स्तर पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहां सख्ती कर दें, सबको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन देख रहे हैं सर, वहां से सख्ती हो जाएगी और सेंट्रल की चीजें सेंट्रल से हो जाएंगी। इसमें कौन क्या कर देगा, करना है जिनके पास नेतृत्व है उन्हीं को करना है। इतना राखी जी आप ये देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सभी लोग जानते हैं कितने ईमानदार, कितने सत्यनिष्ठ और कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई चीज चलाई है और नीचे तक कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कौन अधिकारी हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो उस चीज को ठीक नहीं होने दे रहे हैं। तो इतना आसान यदि ये होता तो शायद एक चाबी घुमाते माननीय प्रधानमंत्री जी और हो जाता। उन्होंने सर सब पता चलता है, एक डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक किस किस को कहाँ क्या क्या गया सब रिकॉर्ड रहता है, कार्रवाई कितनी हो रही है ये उस पे हम बात कर रहे हैं ना। तो ये तो अभी तो चलिए हम एक विभाग की एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, लेकिन ओवरऑल हम इतने बड़े बड़े घोटाले मामले हैं जिसको ईडी देख रही होती है, यदि उस ईडी पर सवाल आ जाएगा तो फिर कहाँ होगा न्याय। मूल तो प्रश्न वहां आ गया, तो उसका भी तो सॉल्यूशन निकले, इसीलिए इतनी सारी चीजें निकल कर आई हैं। राखी जी मैं ईमानदारी से इसी चीज को कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये गलती हो रही है वो कहीं ना कहीं, आप देखिए, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप कहीं से भी उन्हें एक कहीं भी इतना सा भी आप उंगली रख के नहीं कह सकते वो भ्रष्टाचारी हैं या उन्होंने कोई गलत किया है। मगर उन्होंने सिस्टम को ठीक किया, मगर नीचे जो सिस्टम है, जहाँ आपने बताया कि लोकल स्तर पर जो काम हो रहा है, वो IO है या वो एक पुलिस अधिकारी है या जो भी थाना अध्यक्ष है, चौकी इंचार्ज है, वो कितना ईमानदार है, उस पर आगे की चीजें चलती है। हाँ, संदीप जी कुछ कह रही है, परमिंदर जी कुछ क्रॉस कर रही है शायद, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, परमिंदर जी अनम्यूट करिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो टीम का लीडर होता है, जब जो कुछ अच्छा होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी, उसका पूरा क्रेडिट टीम का लीडर लेता है। अगर टीम अच्छा काम नहीं करेगी, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, लीडर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा पर नीचे के लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लीडर को जवाबदारी लेनी पड़ेगी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
तो मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी आइडियलिस्टिक सी बातें कर रहे हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता कि पता नहीं कौन करेगा। अरे भाई, आपने डबल इंजन की सरकारें बनाई हुई है हर प्रदेश में, कई जगहों पे डबल तो इंजन आप लोग के हाथ में बागडोर है। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स राखी ला जी, सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स ला सकते हैं। मैं बात इनका बड़े एक थोड़े मिनट। शब्दों में समझ गया। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे, राजेश जी भी, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय हो जी, गया। जी। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी जो है एक मिनट में एक जवाब मिनट देता हूँ ये मैं। बोला जा सकता है कि ये समर्थन करने वाली पार्टी का दर्जा दे दीजिए आप, तो कोई बेकार नहीं होगा कि ईडी एक तरह से इनके दलों में एक दल शामिल है, वो ईडी वैसा काम कर रही है। और जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बोला, संदीप वर्मा जी ने, कि माननीय प्रधानमंत्री कितने ईमानदार हैं, वो देखा जा रहा है कितने ईमानदार हैं। अपने डिग्री तो जाहिर कर ही इन्होंने कितने बार बोल चुके हैं। और अभी तक में 5806 5806 केस हुआ है ईडी में, उसमें से मात्र 25 का निपटारा हुआ है। ये अभी नहीं, 20 वर्षों का रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, 10 का नहीं, 20 वर्षों का। तो आप निपटारा दर 0.42% है, मात्र 0.42%। उसमें 0.4 के को ही सजा हुआ है लगभग, ये ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। बाकियों के तो इस मामले तरह से चलेंगे ना आप सर, हमारे यहाँ तो मान के मामले चलिए, चलते ही रहते हैं। बीजेपी पे चलिए। ही सबसे राखी पहले जी, कार्रवाई राखी जी, होना हाँ मैं संदीप सिर्फ जी चाहिए। बोल लीजिए 30 जल्दी से, सेकंड मैं रुक नहीं 30 पाऊंगी सर, सेकंड। समय बहुत हो गया, जल्दी जी, से। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसा अभी मैडम ने बोला और सर बोल रहे हैं, मेरा मानना ये, यदि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया तो उन्हें फटकार न लगा के, जो देखो ईडी एक संस्था है, मगर उसमें जो काम कर रहे हैं वो तो एक व्यक्ति है। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसे तुरंत सस्पेंड करें या उसे नौकरी से निकालें। मेरा मानना यह है कि जब कोर्ट भी इस चीज को फटकार लगा के छोड़ देगा, ठीक है। या उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो कौन न्याय देगा? माननीय प्रधानमंत्री देंगे, या कोई मंत्री देंगे, या कोई मुख्यमंत्री देंगे? ये तो कोर्ट है, कोर्ट को तो पूरी पावर है। चलिए, मेरे पास जब क्योंकि उन्होंने समय सजा बहुत दी ज्यादा तो हो गया, कौन मुझे सजा- रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, चीज है उसको सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आई है कि एक कमेटी और बना दे जो सिर्फ प्रॉपर ईडी की मॉनिटरिंग करे। क्या ऐसा संभव है? और यदि है भी तो क्या उसका जो निराकरण होगा, जो जाएगा, जो बात को रखेगा, वो कितना सटीक बैठेगा? देखिए, इतना आसान काम नहीं होता। बोलना एक अपनी जगह है, करना अपनी जगह है, लेकिन जो विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बात रखकर साफ कर दिया कि हाँ, ये संस्थाएं भी गलत कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, और ऐसे और मामले जब आएंगे तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।